अस्सलामुअलैकुम। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें, उसमें हमने बहुत अच्छे जो कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस किया है। आज उसी थ्योरी की मदद से, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मदद से, हम जो प्रीवियस आइडियल गैस लॉस पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और ग्राहम्स लॉ, उन लॉज को हम इस थ्योरी की मदद से प्रूव करेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस की मदद से। बहुत ही आसान है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। बस थोड़ी सी आपने तवज्जो रखनी है, तवज्जो के साथ समझना है। अगर कहीं से ना समझ आए, कन्फ्यूजन हो, वीडियो को स्टॉप करें और उसको रिवर्स करके दोबारा से देखें। एक दो दफ़ा आप उसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स खुद उसको बार बार एक दो बार करके देखोगे तो आपकी जो चीज़ें होंगी वो आपके जहन में बैठना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सिलसिले में बॉयल्स लॉ की, कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मदद से हम बॉयल्स लॉ को कैसे प्रूफ करते हैं। बॉयल्स लॉ की सबसे पहले स्टेटमेंट क्या थी वो देख लो। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी गैस के दिए गए मास के लिए। तो इसी चीज़ को हमने अब काइनेटिक गैस इक्वेशन से प्रूव करना है। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है? PV इज़ इक्वल टू 1/3 mNc² बार। इसके बारे में हम कल डिटेल से बात कर चुके हैं। तो बॉयल्स लॉ, अब ये इक्वेशन हमें ये कहती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ये डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ। काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, मतलब इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट मोशन के साथ होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। अगर मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो है 1/2 mNc² बार, जो कि हम इस इक्वेशन से इसको डराइव करते हैं तो इतनी वैल्यू आती है काइनेटिक एनर्जी की। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये? टेम्परेचर के। अब यहाँ पे m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, टर्म्स को जहन में रखना है। m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, ये कैपिटल N जो है ये है टोटल मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल हो, एवोगैड्रोस नंबर हो 6.02 10⁻23, तो हम कहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल है। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको जहन में रखना है। अगर ये एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल हो, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 10⁻23 हो, तो हम कहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल, यानी 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल लिखनी हो, एक मॉलिक्यूल के लिए लिखनी हो, तो फिर इस n को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। उसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो, आंसर में चेंज नहीं आता। तो पर मॉलिक्यूल अगर लिखनी हो काइनेटिक एनर्जी तो फिर यहाँ पे ये n लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के लिए लिखनी हो, अगर 1 मोल के लिए लिखनी हो, तो यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर पुट कर देंगे, उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अब यहाँ से ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ, कांस्टेंट आएगा 1/2 mNc² बार इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज़ करेंगे KT। तो ये हमने बॉयल्स लॉ को ड्राइव करने से पहले काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से रिलेशन देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी कैसे टेम्परेचर के साथ रिलेट करती है। इसी इक्वेशन से हमें ये पता चलता है। अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल बॉयल्स लॉ की तरफ। ये इक्वेशन क्या है? PV इज़ इक्वल टू 1/3 mNc² बार। गौर से इसको देखते जाना है। ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो हम मैथमेटिक्स अप्लाई करते हुए हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। किसको? राइट हैंड साइड, इक्वेशन की राइट हैंड साइड को बाय 2।
2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ डिवाइड कर दो। मैथमेटिक्स हमें कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इक्वेशन बन जाएगी PV इज़ इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, बाकी इक्वेशन 1/3 mnc² बार। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई 2 पहले लिख लो या 3 पहले लिख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 ही आएगा। इनकी पोजीशंस को चेंज कर दो, 2 इधर ले आओ, 3 को इस जगह पे ले आओ। तो ये इक्वेशन जो नई इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, इसको रीअरेंज करके वो होगी PV इज़ इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 mnc² बार। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 1 से जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी को, ये वाला हिस्सा किस चीज़ को शो करता है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा PV इज़ इक्वल टू 2/3, इसकी जगह पे आ जाएगा KT। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। हमने किस किस का रिलेशन निकालना है? वॉल्यूम और प्रेशर का। तो प्रेशर को उठा के इस साइड पे ले आओ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1/P, ये डिवाइड हो गया प्रेशर, बाकी सारा फैक्टर वैसे ही लिख दो, 2/3 KT। अब इसमें देखो ये भी कांस्टेंट है 2/3, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। मतलब ये वाला पूरा फैक्टर जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, पूरा फैक्टर क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। पूरा फैक्टर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को अगर हम हटाएंगे तो इसको हटाने के बाद यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, उलट हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे हम कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इसी चीज़ को हमने प्रूफ करना था काइनेटिक गैस इक्वेशन की मदद से। तो ये हो गया बॉयल्स लॉ। सिंपल सी डेरिवेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है 2 नंबर की, या लॉन्ग क्वेश्चन में 2 को मिला के पूछ सकता है। तो पहले आपने इसको देख लेना है कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करती है। सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, शुरू से डेरिवेशन ऐसे ही होगी बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे की है। काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखेंगे, PV इज़ इक्वल टू 1/3 mnc² बार। राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, PV इज़ इक्वल टू 2/2, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 1/3 mnc² बार। इसकी पोजीशन चेंज करो, पोजीशन चेंज करने के बाद ये बन जाएगा PV इज़ इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 mnc² बार। इसके बाद ये वाला हिस्सा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो PV इज़ इक्वल टू 2/3, इसकी जगह पे हम लिख देंगे इसकी वैल्यू KT। अगेन इसको रीअरेंज कर लो। अब हमें जो रिलेशन चाहिए वो रिलेशन चाहिए हमें किस किस का? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। क्योंकि चार्ल्स लॉ हमें कहता है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को उठा के इस साइड पे ले आओ, ये इसका वेरिएबल है, ठीक है, ये टेम्परेचर और ये वॉल्यूम वेरिएबल है। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू टेम्परेचर को मैंने अलग कर दिया, बाकी सारे कांस्टेंट अलग कर देता हूँ। 2 भी यहाँ पे कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हटाओगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस तरीके से इजीली हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को काइनेटिक गैस इक्वेशन की मदद से इजीली प्रूफ कर सकते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आपको समझ आ जाती है, समझ आ जाने के बाद 50% तो वैसे ही आपका ये हल हो जाता है। 1-2 दफ़ा खुद से इसको लिख के देखोगे तो ये इजीली आप इसको सॉल्व कर सकोगे। इतने मुश्किल नहीं है, स्टूडेंट्स अक्सर इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। जब तक समझ ना होगे, रट्टा लगाने की कोशिश करोगे तो फिर उस तरीके से ये सॉल्व नहीं होगा। कोशिश करो कि जो चीज़ें होती हैं उनको समझ के हल किया करो, क्योंकि जब समझ के हल करते हो तो फिर उससे 50% जो आपकी मुश्किलात हैं वो आसान हो जाती हैं।
नेक्स्ट है जी हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ थोड़ा लेंथी है इसकी डेरिवेशन, लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है एवोगैड्रोस लॉ की। एवोगैड्रोस लॉ पहले कहता क्या है? एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि अगर दो गैसेस का वॉल्यूम इक्वल होगा तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। इसको हम ऐसे लिखते हैं N1 इज़ इक्वल टू N2, यानी दो गैसेस, दो डिफरेंट गैसेस हैं, ये गैस 1 के मॉलिक्यूल हैं, ये गैस 2 के मॉलिक्यूल हैं, ये इक्वल होंगे अगर वॉल्यूम गैसेस का इक्वल होगा एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर अगर वॉल्यूम इक्वल होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। तो क्या सेम होना चाहिए? सेम वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, प्रेशर भी कांस्टेंट रहना चाहिए और टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी चीज़ को हमने प्रूफ करना है काइनेटिक गैस इक्वेशन की मदद से। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन है PV इज़ इक्वल टू 1/3 mNc² बार। अब इस इक्वेशन को हम दो डिफरेंट गैसेस के लिए, एक गैस को हम गैस 1 सपोज कर लेते हैं, एक गैस को गैस 2। तो इस इक्वेशन को दो डिफरेंट गैसेस के लिए लिखेंगे हम। पहले हम लिखेंगे फॉर गैस 1। गैस 1 के लिए हो जाएगा PV इज़ इक्वल टू 1/3 M1 N1 C1² बार। ठीक है, M क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, N क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और C क्या है? इसको हम एवरेज वेलोसिटी या मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। ये दोनों तो कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है इनके साथ। तो गैस 1 के लिए इसको इक्वेशन 1 कर लो। अब इसी को गैस 2 के लिए लिखो, इसी इक्वेशन को फॉर गैस 2। गैस 2 के लिए लिखेंगे PV इज़ इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2² बार। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। अब चूँकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, क्योंकि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर, प्रेशर है वो सेम है दोनों गैसेस के लिए, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 M1 N1 C1² बार इज़ इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2² बार। अब यहाँ से हमने 3 को कैंसिल आउट करना है, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा M1 N1 C1² बार इज़ इक्वल टू M2 N2 C2² बार। इसको कर लो आप इक्वेशन नंबर, पहले हम कर चुके हैं 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लो। चलें, अब हम देखते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? 1/2 mc² बार। यहाँ पे n नहीं लिखेंगे क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर गैस 1 के लिए ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 M1 C1² बार। इस तरह से फॉर गैस 2 लिख लो। फॉर गैस 2 काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 M2 C2² बार। इसको क्वेश्चन नंबर 4 कर लो और इसको क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। अब हमें पता है, हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स में ये पढ़ चुके हैं कि अगर टेम्परेचर इक्वल हो तो गैसेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होती है। वहाँ पे मैंने आपको ये पोस्टुलेट बताया था। चूँकि टेम्परेचर सेम है, एट सेम
टेम्परेचर बोथ गैसेस हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, सेम होगी या इक्वल होगी। चूँकि काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो इनको इक्वलाइज कर दो बाय इक्वलाइजिंग, इन दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 m1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/2 m2 c2 स्क्वायर बार। अब 2 को हमने यहाँ से ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा m1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2 c2 स्क्वायर बार। इसको कर लो इक्वेशन नंबर 6, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 6 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास इसका फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा, फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 3/6 डिवाइड करेंगे। 3 इक्वेशन क्या है, m1 n1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2 n2 c2 स्क्वायर बार ओवर m1 c1 स्क्वायर बार, ये वाली इक्वेशन m2 c2 स्क्वायर बार, ये c2 स्क्वायर बार से c2 m2 से m2, c1 स्क्वायर बार से c1 स्क्वायर बार, m1 से m1, बाकी क्या बच गया n1 इज इक्वल टू n2। इसका मतलब है कि अगर गैसेस का वॉल्यूम इक्वल हो और वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे पड़ी हूँ तो उनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, चाहे 2 गैसेस हों, 3 हों, 4 हों, जितनी भी गैसेस हों उनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। थोड़ा लेंथी है ये लेकिन मुश्किल नहीं है। पहले आपने, मैं फिर इसको एक रिपीट कर देता हूँ, पहले आपने काइनेटिक गैस इक्वेशन को 2 डिफरेंट गैसेस के लिए, गैस 1 और गैस 2 के लिए अलग अलग लिख लेना है। फिर आज चूँकि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी, कंपेयर कर लेना है, कंपेयर करके हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमने दोनों गैसेस के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखनी है पर मॉलिक्यूल, गैस 1 के लिए, गैस 2 के लिए सेम टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी सेम होती है तो दोनों को इक्वलाइज कर देना है, कैंसल आउट करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 6 से डिवाइड करो तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक लास्ट जो ला रह गया वो भी हम इसके साथ यहीं पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको मैं जल्दी जल्दी रेस कर देता हूँ। वो ला है जी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, उसको भी हम काइनेटिक गैस इक्वेशन की मदद से प्रूव करेंगे। चलिए जी इसको देखते हैं कि ग्राहम्स लॉ को हम कैसे प्रूफ करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गए होंगे, इतने मुश्किल नहीं है। अगर समझ नहीं आया, कहीं से कन्फ्यूजन हो रही है तो दोबारा से इसको रिवर्स करके देख लो, पास करके इसको रिवर्स करके देख लो, 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट लॉ है जी ग्राहम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। इसी चीज़ को हमने प्रूफ करना है काइनेटिक गैस इक्वेशन की मदद से। तो सबसे पहले काइनेटिक गैस इक्वेशन लिख लो कि काइनेटिक गैस इक्वेशन है क्या। PV इज़ इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर बार। ये n यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को। मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर 1 मोल हों यानी कि एवोगैड्रोज नंबर हों तो n की जगह पे हम Na लिख सकते हैं, एवोगैड्रोज नंबर। फॉर वन मोल गैस के 1 मोल के लिए n इज़ इक्वल टू Na, यानी जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो एवोगैड्रोज नंबर। तो क्वेश्चन बन जाएगी PV इज़ इक्वल टू 1/3 mNa c स्क्वायर बार। ये वाला जो हिस्सा है mNa, m मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस और Na एवोगैड्रोज नंबर, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अभी मैं आपको ये सॉल्व करके भी दिखाऊंगा।
ताकि आपके जहन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। एक मॉलिक्यूल के मास को अगर हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये उस गैस का या उस सब्सटेंस का मोलर मास बन जाएगा। तो यहाँ पे हम m पुट कर देंगे, PV इज़ इक्वल टू 1/3 mc² बार। m को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, m3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी हाँ ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और m जो है इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड। क्वेश्चन बन जाएगी c² बार इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 जो होगा मल्टीप्लाई होगा 3PV/m। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स के ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये बन जाएगा c² बार, इसका स्क्वायर रूट 3PV/m, इसका स्क्वायर रूट। अब ये वाला हिस्सा हमें पता है ये इक्वल होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। ये जो c² बार का स्क्वायर रूट है ये किसके इक्वल होता है CRMS के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3PV/m स्क्वायर रूट। अब यहाँ से न्यूमिनेटर से हमने वॉल्यूम को ख़त्म करना है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा CRMS इज़ इक्वल टू 3P, ये हो जाएगा V/V और नीचे हो जाएगा M/V स्क्वायर रूट। ये V/V कैंसिल हो जाएगा और M/V हमें पता है किसके इक्वल होता है, मास पर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के। तो ये हो जाएगा CRMS इज़ इक्वल टू 3P/D स्क्वायर रूट। अब ये जो CRMS है इसी को हम रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। C किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ गैस को। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो एक्चुअली ये वाला C जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं इज़ इक्वल टू 3P/D। अब इस लॉ के अंदर, ग्राहम्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, सेम प्रेशर के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम कंपेयर करते हैं। 3 भी कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट, तो इन दोनों कांस्टेंट्स को हटाओ, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो इसी चीज़ को हमने प्रूफ करना था ग्राहम्स लॉ की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मदद से। तो ये थोड़ा सा इसमें है वो आपने जहन में रखने हैं इसके स्टेप्स कि स्टार्ट हमने लेना है कि n अगर 1 मोल हो, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल के इक्वल हो, तो यहाँ पे Na पुट करेंगे। एक मॉलिक्यूल के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मोलर मास बनता है। उसके बाद रीअरेंज करना है, रीअरेंज करने के बाद स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये हो जाएगा CRMS के इक्वल, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। न्यूमिनेटर से वॉल्यूम को ख़त्म करेंगे तो डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को वॉल्यूम से, ये कैंसिल हो जाएगा। मास पर वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी के। और ये जो CRMS है यही किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन के। तो इस तरीके से हम ग्राहम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। अब लास्ट जो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एक मॉलिक्यूल के मास को अगर हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मोलर मास के इक्वल आता है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कार्बन के लिए आप किसी भी एटम के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए इसको इजीली जो है वो प्रूफ कर सकते हो। तो कार्बन के एक एटम का मास फॉर कार्बन, ठीक है, फॉर कार्बन एटम, कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 AMU। एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं, 6.02 10⁻23। तो 12 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 72.24 10⁻23 AMU। यूनिट्स क्या आएंगे इसके, AMU, क्योंकि यहाँ पे AMU है। अब हमें पता है कि 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.661 10⁻⁻24 ग्राम।
ये हमें पता है, ठीक है, हमने पढ़ रखा है पहले चैप्टर में। तो अगर इस AMU को हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट चेंज हो जाएगा ग्राम के अंदर। तो मल्टीप्लाई कर दो 72.24 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 1.661 10⁻⁻24 ग्राम, यूनिट चेंज हो जाएगा AMU से ग्राम के अंदर। अब इन पावर्स को अगर आप चाहो तो इक्वलाइज कर सकते हो कैंसल आउट करने के लिए, नहीं तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर इसको इक्वलाइज करेंगे तो ये पॉइंट जो है, अगर इस पावर को हम 24 करना चाहते हैं तो ये पॉइंट लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएगा, एक हिस्सा जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएगा। ये हो जाएगा 7.224 10⁻, अब ये पावर 24 हो जाएगी। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि कैंसिल की जा सके पावर्स। मल्टीप्लाइड 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, ये 24 से -24 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 7.224 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 ग्राम। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 11.999 ग्राम, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12 ग्राम। तो इस तरीके से इसको इजीली प्रूफ आप कर सकते हो कि जब हम एक मॉलिक्यूल के मास को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल आता है उसी सबस्टांस के मोलर मास के। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए या किसी भी एटम के लिए आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर हमेशा इसका करेक्ट आएगा। तो यही कुछ बातें थी जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करनी थी। चारों लॉज मैंने आपको समझाए कैसे हम ड्राइव करते हैं। उसके बाद फिर आपको ये बताया जो अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि ये कैसे हो जाता है, वो आपको सॉल्व करने का तरीका बताया। उम्मीद है कि ये आपको डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।